चलिए आज जो है बेटा हम लोग का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। जैसे कुछ बच्चे ग्रुप से मान लो नंबर मैसेज इधर उधर कर रहे हैं, कोई लड़की को गर्ल्स को, ये गलत बात है। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि आप लोग को सुविधा हो पढ़ने में, है ना, आसानी हो। अगर आप ये करते हैं तो ये गलत चीजें हैं, ठीक है। उस बच्चे को ग्रुप से मैं निकाल दूंगा, इस बात को ध्यान रखिए आप, क्योंकि आज कंप्लेन आई है मुझे कि कुछ बच्चे ने, हर्ष या क्या नाम है, उसने गलती किया है। तो बेटा अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका लेक्चर 1 कल डिस्कस किया और हमने बताया था कि कल पढ़ने के बाद ही इस लेक्चर को पढ़िएगा, ये सेकंड लेक्चर है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप कल वाले लेक्चर को देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर को, फिर सेकंड लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बात समझते हैं हम लोग। कहता है हम लोगों ने कल जो डिस्कस करा था वो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा बेटा तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे, हम लोग पहुंचे थे टेस्टिस तक, है ना। याद कीजिए हम लोगों ने एक फिगर को हम लोगों ने देखा था, इस तरह से हम लोगों ने फिगर बनाया था। ये स्क्रोटम था और यहां पर बेटा ये टेस्टिस है। अगर आप लोग को ध्यान होगा तब ये टेस्टिस ओवल शेप का है। और हमने कल यहीं पर ये डिस्कस करा कि इस तरह से यहां पर सेमिनिफेरस टिब्यूल था और यहीं से फिर क्या आया था, ये आया था ऐसे करके। हमने कल फिगर बनाया बेटा, आप कल देखो जाके, पहले हमने कल ये फिगर बना रखा है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट लेक्चर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कल इस तरह से हमने फिगर बनाया था, ठीक है। और कल हमने इस फिगर को बनाने के बाद यह भी बताया था कि इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं बेटा। ये क्या हो गया आपका, ये था टेस्टिस, ये क्या था आपका टेस्टिस, सॉरी एक मिनट, ये हो गया बेटा स्क्रोटम, ये क्या हो गया स्क्रोटम। और कल हम बता चुके हैं इसलिए हम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं। स्क्रोटम था, स्क्रोटम के बारे में हमने क्या बताया था कि इसका जो मेन काम है वो टेस्टिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है छोटे मोटे इंजरी से। और जो इसका दूसरा काम था वो इसके टेम्परेचर को मैनेज करता था, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता था ताकि स्पम बन सके। यहीं पर डाटोस मसल था, कल देखो जाके वीडियो में। और हम लोगों ने शुरू किया था टेस्टिस। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा वो टेस्टिस है। तो देखिए यहां पे थर्ड नंबर में जो हमारे पास टर्म है वो टेस्टिस है, ठीक है ना। टेस्टिस के बारे में हम क्या जानेंगे वो समझना। ये 1 पेयर होता है, ये कितना पेयर होगा, ये 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एक जोड़ा प्रेजेंट होगा टेस्टिस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है, टेस्टिस बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा। लेकिन अब कोई बच्चा बोलेगा सर कभी कभी टेस्टिस अंदर रह जाता है, सही बात है। जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो जन्म होने के समय में एक आध टेस्टिस बॉडी के अंदर रह जाता है, एक टेस्टिस बॉडी के बाहर, एक टेस्टिस बॉडी के अंदर। तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रह गया तो उसको बेटा हम डिजीज बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म, उस बीमारी को बोलते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं बट जान लो। देखो यहां पे टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द बॉडी, ऑलवेज, हमेशा ये बाहर रहेगा, ठीक है, अंदर कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर सर, मतलब अगर मन में क्वेश्चन आता है सर अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रह गया तो क्या होगा सर, तो देखो यहां पे इफ 1 और बोथ टेस्टिस, if 1 or both testes remain inside the body, remain inside the body, then called cryptorchidism,
ये बेटा एक डिजीज टाइप को कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है ना कि अगर सपोज करो क्या जन्म के समय में जैसे किसी मेल में दोनों टेस्टिस बाहर होता है बॉडी के, अगर सपोज करो ऐसा हो कि एक टेस्टिस बॉडी के अंदर रह गया या दोनों टेस्टिस बॉडी के अंदर रह गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्रिप्टो और क्रिडिजम बोलते हैं। मतलब अगर ऐसे केस में स्पर्म बनने में दिक्कत आएगा, हो सकता है वो फर्टाइल ना कर पाए एक को वो स्पर्म, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं बेटा, है ना, इसलिए इसको ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, बट आप ऐसे समझो नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन अब बोलोगे सर है नहीं तो क्यों पढ़ा दिया सर? अब क्योंकि बेटा देखो क्या है ना, जब हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ आइडिया हमारे पास होना चाहिए, कोई पूछ दे ऐसा कुछ तो अपने को पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया ना? अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि सर टेस्टिस तो बॉडी के बाहर होता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे एलिफेंट, एलिफेंट में क्या होगा, टेस्टिस बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जब उसको ब्रीडिंग करना होगा, मतलब जब उसको क्वाइटस करना होगा, जब सेक्स करना होगा एलिफेंट को, उस दौरान टेस्टिस बॉडी के बाहर आ जाता है सीजनल टाइम में। तो टेस्टिस में एलिफेंट में टेस्टिस कहाँ है, बॉडी के अंदर, लेकिन जब उसको ब्रीडिंग करना होगा, जब उसको क्वाइटस करना होगा, तब टेस्टिस बॉडी के बाहर आता है। लेकिन खैर हम लोग अभी बात कर रहे हैं ह्यूमन की, ह्यूमन में टेस्टिस कहां पे होगा, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर होगा, तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्रिप्टो और क्रिडिजम। ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर? चलो अब देखते हैं हम लोग बेटा, इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखो क्या कहता है, अगर हम टेस्टिस की साइज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेस्टिस के साइज की बात करते हैं, तो देखो क्या पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा टेस्टिस के साइज की, तो कहता है साइज ऑफ, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है ना, टेस्टिस का साइज एनसीईआरटी में मेंशन है, उसने उसका लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका लेंथ और इसका क्या, विड्थ। अब देखो कहता है एक नॉर्मल बंदा जो होगा, जो नॉर्मल पर्सन होगा बेटा, उसमें टेस्टिस का साइज लगभग कितना होना चाहिए, जरा सोच के बताना, टेस्टिस का साइज लगभग कितना होना चाहिए बेटा? तो कहता है ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टेस्टिस का साइज है नॉर्मल पर्सन में, डाटा याद रखना आप लोग को, ठीक है ना, डाटा क्या करता है ना, पूछता है डाटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पे देखो क्या है, अब कहता है ये तो टेस्टिस का है। दूसरी बात कहता है सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि स्पर्म बनता कैसे है। तो समझो एक टेस्टिस में बेटा each testis contain, या आप ऐसे लिखो, आपको मैं एकदम बिल्कुल आसान करके लिखाता हूं, इन each testis 250 lobules are present। अब देखो इन ईच टेस्टिस मतलब टोटल 2 टेस्टिस है, तो एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होगा, ठीक है, एंड इन ईच लॉब्यूल 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट। देखो क्या हुआ बेटा, कहता है क्या, मान लो ये टेस्टिस है, ध्यान देना, इस टेस्टिस में आप ऐसे समझो याद रखने के लिए कि इस टेस्टिस में ऐसे ऐसे करके 250 खाली जगह होगा, 250 स्पेस होगा बेटा, और प्रत्येक में 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, या तो 1 होगा या तो क्या होगा 3 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या पता चला कि एक हेल्दी पर्सन में टोटल 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, 2 हो गया, एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स खाली स्पेस है, ठीक है, उस खाली स्पेस में 1 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहेंगे।
क्लियर हुआ ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहेंगे। उसका काम क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब देखो ध्यान से, इसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग। इसके बाद देखो कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि अगर हम ऐसा करें कि मान लो कि सर एक बात समझाओ मुझे, ये तो पता चल गया मुझे कि 250 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, एक लॉब्यूल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। अब देखना ध्यान से, इन ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, एक मिनट, इन ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इन ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ध्यान देना बेटा, 2 सेल्स आर प्रेजेंट। कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? 2। 2 सेल्स आर, 2 सेल्स आर प्रेजेंट। एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 सेल प्रेजेंट है। कौन कौन सा सेल है? तो पहला सेल देखना कौन हो गया, पहला जो सेल है जिसको हम बोलते हैं बेटा मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, या इसी का एक और नाम है एस्पर्मेटोगोनिया, एस्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पे दूसरा सेल के बारे में देखते हैं। दूसरे को बोलते हैं हम लोग सर्टोली सेल, या इसी का दूसरा नाम है नर्स सेल। तो देखो यहां पे क्या हुआ, एक टेस्टिस में 250 लॉब्यूल, क्लियर है। अब देखना, उस 250 में से हम एक लॉब्यूल को लेते हैं, तो कहता है क्या उसके अंदर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है मान लो, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल, या इसी का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोली सेल, इसी का दूसरा नाम है नर्स सेल। ठीक है ना। अब देखो बेटा हम इंग्लिश में कर रहे हैं, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत होगा तो आप हम जो बोल रहे हैं ना आप उसको सुन करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, हालांकि जब आपको हम पीडीएफ, इसलिए हमने ग्रुप बनाया है कि पीडीएफ जो सेंड करेंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ डाल देंगे, तो सारे बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्लियर हुआ ना। अब यहीं से ट्विस्ट चेंज होता है बेटा, अब समझना यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है क्या, अब यहां से कहानी क्या शुरू हो गया वो समझना। मान लो ये टेस्टिस है, गौर से समझना बेटा, यहां समझने वाला पॉइंट है, और इसके अंदर मान लो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया, ये क्या हो गया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब देखो ध्यान से, कहता है इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने टाइप का सेल है? 2 टाइप का सेल है, एक मेल जर्म सेल या एक क्या है, सर्टोली सेल। अब समझो, कहता है एक क्वेश्चन आता है, हाउ एंड वेयर स्पर्म आर फॉर्म्ड, स्पर्म कैसे और कहां बनता है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है ना, उसका जवाब आप कैसे देंगे वो समझिएगा। कह रहा है एक क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ एंड वेयर स्पर्म आर फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, पता चल गया कहां और कैसे स्पर्म बनता है। तो समझना हम क्या जवाब देंगे। सबसे पहला बात, जब कोई मेल प्यूबर्टी एज का हो जाएगा, प्यूबर्टी एज का मतलब लगभग 14 से 16 साल है ना, लड़का का जो मैच्योर का एज होता है वो 14 to 16 ईयर होता है, मतलब 14 से 16 साल में एक लड़के में स्पर्म बनने लगेगा, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, अब मान लो एक लड़का है जो 14 से 16 साल का हो गया, तो अब ध्यान देना क्या होगा, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा वो समझना। ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, और प्यूबर्टी एज कितना हो गया, 14 ईयर हम लेके चलते हैं। जब कोई लड़का 14 ईयर का हो गया तब क्या होगा, तब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा, कहां से, और वो भी पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, देखना ध्यान से, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे 2 हो गया, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, है ना, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक होता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिस हार्मोन का नाम है एफएसएच। इसका पूरा नाम क्या हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखना ध्यान से, जब कोई लड़का 14 ईयर का हो गया, मैच्योर हो गया, इस वक्त इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होता है बेटा, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा बेटा, किसको स्टिमुलेट करेगा, मेल जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया को। तो ये स्टिमुलेट करेगा मेल जर्म सेल को, ठीक है। और जैसे ही ये मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा, ये फटाक से क्या बना देगा, ये स्पर्म बनेगा। क्या बन गया, स्पर्म बन गया। तो एक बार फिर से समझना बेटा क्या हुआ, जैसे ही कोई लड़का 14 ईयर का हुआ, तो जैसे 14 ईयर का होगा तो वैसे ही उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एफएसएच नाम का हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन फिर मेल जर्म सेल को एक्टिव करेगा और यहीं से स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, है ना। अब इसी को हम आपको एक वर्ड में लिखते हैं, देखना ध्यान से, देखो हम यहां पे कैसे लिखते हैं वो समझना। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, और ये कितना हो गया बेटा 14 to 16 ईयर, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज ऑफ मेल posterior pituitary gland, posterior pituitary gland, posterior pituitary gland secrete क्या सिक्रीट करेगा बेटा, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। कह रहा है जब कोई मेल प्यूबर्टी एज का हो गया तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया बेटा, एफएसएच हार्मोन, विच स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिव करना, स्टिमुलेट का मतलब क्या हो गया, एक्टिव करना, विच स्टिमुलेट मेल जर्म सेल, किसको स्टिमुलेट करता है बेटा, मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा, या इसी मेल जर्म सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इस मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट किया, एक्टिव किया, एंड इट फॉर्म स्पर्म, और यही क्या बना दिया, स्पर्म बना दिया। तो स्पर्म कैसे बना पता चल गया। अब देखो स्पर्म सबसे पहले कहां बना, तो अब सोचो अगर इसको देखो आप बेटा, तो ये मेल जर्म सेल कहां पे प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है ना। तो अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो स्पर्म भी सबसे पहले कहां बन के आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही बनेगा। तो हम इसका क्या जवाब देंगे, हम इसका क्या जवाब देंगे, स्पर्म फॉर्म इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा। तो स्पर्म सबसे पहले कहां पे बन गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन गया। अब देखो जब स्पर्म पहली बार बना है तो इमैच्योर है, इमैच्योर का मतलब क्या हुआ, उसमें अभी इतनी ताकत नहीं है
कि वो एग को फर्टाइल कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, तो अब क्या होगा वो समझना। अब ये क्या करेगा, ये जो स्पर्म है इसको थोड़ा सा नरिशमेंट की जरूरत है, तो इसको जो नरिशमेंट है अब वो कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल। याद करो हमने अभी अभी बताया, हमने क्या बताया कि प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल हैं, एक मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल, जो नर्स सेल भी बोलते हैं। तो जब ये स्पर्म बन जाएगा तो सबसे पहले इस स्पर्म को नरिशमेंट कौन करेगा, सर्टोली सेल करेगा। ठीक है, आपको लेकिन इससे पहले थोड़ा हम डीप में ले चलते हैं, देखो कैसे। ये हो गया, चलो अब देखो थोड़ा सा ले चलते हैं, आप समझो ऐसे। देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। क्या बताने जा रहे हैं वो समझना। हम क्या बताएंगे आपको अभी कि जब स्पर्म पहली बार बनता है तो वो इमेच्योर होता है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इमेच्योर स्पर्म, इमेच्योर स्पर्म। ये कैसा होगा बेटा, नॉन मोटाइल होगा, ओवल शेप का होता है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी अभी इमेच्योर मतलब स्पर्म पहली बार बना है अभी, तो सबसे पहले क्या होगा, एट फर्स्ट सर्टोली सेल, सर्टोली सेल नरिश इमेच्योर स्पर्म। तो सर्टोली सेल इज ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल। यही वजह है कि हम सर्टोली सेल को बेटा नर्स सेल भी बोलते। देखो क्या हुआ, तो सबसे पहले स्पर्म बना, वो आया कहां, सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल ने उसको नरिश कर दिया। क्लियर हो गया बात, अब समझना ध्यान से। अब देखो कहां से हम लेके चल रहे हैं आपको, पहले वाले पेज जो आज हमने बताया था, ये कल जो हमने फिगर आपको बताया था अपने हाथों से बना करके, उसको अब निकालो। अब आपको वहां से आइडिया लगाना है बेटा। देखो यहां पे पहले यहां पे इस फिगर में आओ। ये स्क्रोटम हो गया, डाटोस मसल हो गया, ये टेस्टिस हो गया, तब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रेड कलर का हमने बनाया बेटा, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप ना लेवल को मेरे साथ साथ करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो ये जो हमने बनाया रेड कलर का, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो स्पर्म बना कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, मैच्योर अभी हल्का सा हुआ है कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब देखो, अब यहां से स्पर्म जाएगा इस गोल वाले में बेटा, इस गोल वाले को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेटी टेस्टिस बोलते हैं, ये गोल वाले को। ये हो गया आपका रेटी टेस्टिस। ठीक है, ऐसे हम आपको वहां भी बताते हैं, आसान होगा आपको समझना। तो देखो यहां पे पहले यहां देखो बेटा, अभी आपको पहले यहां समझाते हैं हम। ऐसे समझो आप, हमने जो अभी फिगर बताया आपको, वो फिगर कैसे था, ध्यान है ना। इस तरह से हमने जो बनाया था वो टेस्टिस हो गया, ये गोल वाला था, ऐसे करके हमने फिगर बनाया था। फिगर ध्यान है ना, कल आप फर्स्ट लेक्चर में देखो फिगर बना हुआ है। अब गौर से समझना, ये ऐसे करके हमने बेटा आपको बताया। जाके फर्स्ट लेक्चर देखो, 50 बार हमने बोला है आज के वीडियो में, तो देखो ध्यान से, कुछ ऐसा ही फिगर हमने बनाया था। ठीक है, अब समझो कैसे कैसे हम काम करेंगे वो समझना ध्यान से। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पर्म कहां पे आया है बेटा, सेमिनी
फेरस टिब्यूल में, यहीं पे बना था स्पर्म। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म कहां गया, इस गोल वाले में जो रेड कलर का हमने बनाया, देखो यहाँ पे इस गोल वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा रेटी टेस्टिस। तो स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म कहां पे आ गया, रेटी टेस्टिस में, ये रेटी टेस्टिस। अब देखो ये जो ब्लैक कलर का हमने बनाया इसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया। तो स्पर्म रेटी टेस्टिस से अब कहां चला गया, ये चला गया वासा इफरेंसिया में, ठीक है, ये वासा इफरेंसिया है। अब वासा इफरेंसिया से बेटा स्पर्म आया इसमें इपीडाइडमस में, इसको हम लोग इपीडाइडमस बोलते हैं बेटा। तो वासा इफरेंसिया से स्पर्म कहां पे चला गया, इपीडाइडमस में। अब देखो यहां से इपीडाइडमस का ऐसे 3 पार्ट होता है, आपको मैं तीनों पार्ट बताता हूं, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाला ये हो गया इपीडाइडमस का ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कैप्यूट। बीच वाले पार्ट को बोलेंगे बेटा कॉर्पस, और इपीडाइडमस का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं काउडा। तो इपीडाइडमस कितने पार्ट में बटा होता है, 3 पार्ट में, कैप्यूट, कॉर्पस, काउडा। तो हमने यहां पे डायरेक्ट इपीडाइडमस लिखा है, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखो कैसे, आप कैसे लिखोगे वो समझना। वासा इफरेंसिया से स्पर्म कहां गया, कैप्यूट इपीडाइडमस में, कैप्यूट इपीडाइडमस में। कैप्यूट से कहां गया, कॉर्पस इपीडाइडमस में, और कॉर्पस से कहां गया बेटा, काउडा इपीडाइडमस में। तो ये तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों इपीडाइडमस का पार्ट है, ठीक है। अब समझना, तो स्पर्म कैसे कैसे आ रहा है, पाथवे पता चल रहा है, पाथवे पूछता है नीट में, है ना, इसलिए ध्यान देना पाथवे को। स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल से गोल वाले में रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से इसमें आया बेटा, इसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया से कहां गया, इपीडाइडमस में गया। तो इपीडाइडमस के कौन से पार्ट में पहले गया, कैप्यूट में, फिर कॉर्पस में, फिर काउडा में, ठीक है। अब इपीडाइडमस से ये स्पर्म इसमें गया, इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। तो यहां से स्पर्म सीधे कहां चला गया बेटा, वॉस डिफरेंस में गया। कहां गया, वह, अभी मैं पाथवे याद करा रहा हूं, बाद में इसको फंक्शन बताएंगे हम आपको, ठीक है। पाथवे पहले याद करो, वॉस डिफरेंस में गया, वॉस डिफरेंस से कहां गया, इसमें, इसको बोलते हैं एम्पुला, इसे एम्प्यूला भी बोलते हैं। वॉस डिफरेंस में गया, अब वॉस डिफरेंस से ये कहां चला गया, वॉस डिफरेंस से चला गया ये एम्प्यूला में। एम्प्यूला से अब इसमें आया बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो अब यहां से स्पर्म कहां चला गया, सेमिनल वेसिकल में। अब सेमिनल वेसिकल से इधर आया, यहीं पर एक होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते बेटा, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर के यहीं पर एक और ग्लैंड होता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहीं पर एक और होगा बेटा, 2 देखो यहां पे ना, इसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। और ये हो गया यूरेथ्रा, ठीक है। तो देखो, तो स्पर्म सेमाइनल वेसिकल से कहां गया बताओ, ये गया बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड में। कहां चला गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में चला गया। प्रोस्टेट ग्लैंड से कहां गया बोलो, ये चला गया आपको काउपर्स ग्लैंड में, काउपर ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड के बाद कहां चला गया, ये यूरेथ्रा। और इसके बाद ये जो छोटा सा छिद्र है जहां से ये बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसके बाद स्पर्म यूरेथ्रा से बेटा कहां चला गया, यूरेथ्रल मीटस में। अब देखो ये पाथवे याद करना पड़ेगा आपको, स्पर्म कैसे कैसे गया। आप फिगर को देखो, सबसे पहले कहां गया, मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी में जो फिगर बना रखा है ना आपने,
उसको देखो फटाक से पहले, ठीक है। स्पर्म कहाँ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से कहाँ गया, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से कहाँ गया, इपीडाइडमस। इपीडाइडमस में 3 पार्ट है, कौन कौन, कैप्यूट, कॉर्पस, काउडा, कौन कौन है, कैप्यूट, कॉर्पस, काउडा। और यहां के बाद ये चला गया इसमें वॉस डिफरेंस में, कहां गया, वॉस डिफरेंस में, वॉस डिफरेंस से कहां गया बेटा, एम्प्यूला में, कहां गया, एम्प्यूला में। एम्प्यूला के बाद कहां चला गया, सेमाइनल वेसिकल में गया, और सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड के बाद कहां गया आपको बेटा, हाँ यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीटस, और फिर वहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये बात पता चला कि नहीं चला आपको। अब चलो यहां पे देखो, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने बोला था कि जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग फटाक से क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको करवाएंगे सारा। तो इसीलिए हर एक लेक्चर को देखना इंपॉर्टेंट अगर सीरियस हो तो। और कल से लाइव क्लास भी चलेगा, लाइव क्लास का टाइमिंग का थोड़ा इशू हो रहा था तो इसलिए 5 से 6 ही रखा गया लाइव क्लास का टाइमिंग, ठीक है। कल से, हाँ कल से 5 से 6 लाइव क्लास चलेगा, आप लोग निश्चिंत रहो। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि रमजान भी स्टार्ट है तो बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा है, बट क्या है ना बेटा, थोड़ा टाइम का इशू हो गया है क्योंकि हम लोग को भी स्टूडियो में शूट करना पड़ता है, तो वहाँ टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है ना, तो इसलिए 5 से 6 टाइम रखा गया। जैसे ही टाइम सुटेबल होगा मैं खुद टाइम आपके लिए एडजस्टेबल कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर हुआ ना। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे। फंक्शन, ये पाथवे इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये पूछता है नीट में, पूछा हुआ भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम देखो क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके काम देखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया ना। अब आओ समझो बेटा क्या है क्वेश्चन, देखो क्या रहेगा वो देखना ध्यान से। मैं एक बार फिर से फिगर बना रहा हूं, मैं ये फिगर फिर से बना रहा हूं। आप लोग को बार बार फिगर नहीं बनाना है, आप लोग को एक ही बार बनाना है, पर लेकिन मुझे बन जाएगा 2 बार बनाना पड़ेगा। फिगर आपके पास बना हुआ है, बस ध्यान दो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब समझो यहां पे समझना क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखो किस तरह से आपसे पूछेगा एग्जाम में। ये क्या है बेटा, रेटेड टेस्टिस, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ कंडीशन हो कि टेस्टिस खराब हो जाए, या छोड़ टेस्टिस, ये सोचो ये वासा इफ्रेंसिया है, ये वासा इफ्रेंसिया किसी कारण से खराब हो जाए, वासा इफ्रेंसिया खराब हो गया, क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्पर्म कहां से कहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब वासा इफ्रेंसिया खराब हो गया तो हम ऑप्शन देखो 2 तरह का, पहला ऑप्शन क्या बोलेंगे, स्पर्म टेस्टिस से इपीडाइडमस में नहीं आएगा, पहला जवाब। अगर वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो गया या किसी कारण से खराब हो गया तो स्पर्म इस टेस्टिस से कहां नहीं आ पाएगा, इपीडाइडमस में। दूसरा क्या जवाब दे सकते हैं कि इस रेटी टेस्टिस से स्पर्म इपीडाइडमस में नहीं आ पाएगा। ये 2 आंसर होगा हमारे पास, क्वेश्चन में कराऊंगा बाद में। अब स्पर्म आ गया बेटा कहां पे, इस इपीडाइडमस में आ गया, यहीं आ गया ना स्पर्म। तो देखो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, इपीडाइडमस के बारे में समझना है यहां पे। तो देखो हमने, ये हो गया आपका 4th नंबर, इपीडाइडमस के बारे में हम क्या लिखेंगे, स्पर्म बिकम्स मैच्योर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्पर्म मैच्योर कब होगा, कहां होगा, तो हम बोलेंगे इपीडाइडमस में स्पर्म मैच्योर होगा, मतलब जब स्पर्म इपीडाइडमस में पहुंच गया, अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी आ गई, स्पर्म में हेड डेवलप हो गया, नेक डेवलप हो गया, मिडिल पीस डेवलप हो गया, टेल डेवलप हो गया। अब ये स्पर्म क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज करने के लिए तैयार है। इन स्पर्म हेड नेक मिडिल पीस एंड टेल विल डेवलप। ये सारा चीज अब स्पर्म में क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब समझना, स्पर्म अब इस इपीडाइडमस से कहां पे आ गया, इसमें वॉस डिफरेंस में आ गया। कहां पे आ गया बेटा, वॉस
डिफरेंस में आ गया। अब देखो कहता है ना एक बार जैसे क्या है कि वास्ट डिफरेंस को, तो पहले के समय में ऐसा किया जाता था कि बहुत सारा बच्चे का जन्म हो रहा था, है ना। बच्चे का जन्म होने का कारण क्या था कि जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन अचानक से देश के आजादी के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी के सरकार ने कहा भैया अब नसबंदी करना पड़ेगा। तो कहा कि नसबंदी में क्या करे भाई, तो कहा क्या इस वास्ट डिफरेंस को काट देंगे। तो अगर हम वास्ट डिफरेंस को काटते हैं तो उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। देखो ध्यान से, इफ वी कट वास्ट डिफरेंस, if we cut vast difference then called vasectomy। अब यहां पे समझने वाला बात है बेटा। अब देखो टॉमी कुत्ता का नाम होता है, आपको पता ही होगा पहले से, है ना। अब हर एक कुत्ते का नाम तो टॉमी होता नहीं है, लेकिन समझो मान लीजिए टॉमी है, तो कुत्ते का काम क्या होता है, काटने का। तो बायो के जिस वर्ड के लास्ट में टॉमी लगा होगा समझ जाओ कहीं ना कहीं काटेगा। तो यहां पर क्या है, हम वास्ट डिफरेंस को काट रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अगर हम वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं, मान लो ऐसा करते हैं हम लोग, ये बेटा ये वास्ट डिफरेंस को हमने क्या क्या काट दिया। अगर हम वास्ट डिफरेंस को काट देंगे तो ये स्पर्म क्या इधर से अब जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वास्ट डिफरेंस को काटने के बाद भी स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा, लेकिन वो स्पर्म क्या होगा, पेनिस तक पहुंच नहीं पाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन की कोई चांस नहीं है ना। लेकिन हम क्या बोलेंगे, देखो स्पर्म बनेगा जरूर, नसबंदी करने के बाद भी स्पर्म बनेगा जरूर, लेकिन ये स्पर्म आगे तक पहुंच नहीं पाएगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पर्म जो बन रहा है वो वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा टेस्टिस के द्वारा ही, टेस्टिस ही स्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लेकिन पेनिस के इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर हम वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, और वैसेक्टोमी को ही हिंदी में नसबंदी बोलते हैं हम लोग। अब देखो अब क्या है, अभी फिलहाल हम लोग इसको बेटा काटते नहीं, फिलहाल जोड़ देते हैं इसको हम लोग, ये जुड़ा हुआ है। अब क्या है वो समझते हैं हम लोग। स्पर्म यहां से पहुंचा एम्पुला में, तो एम्पुला बेटा खाली स्पेस, इसका कोई काम नहीं है, एम्पुला सिर्फ खाली स्पेस है, यहाँ स्पर्म क्या होगा, स्टोर हो जाता है, ठीक है, और कोई काम नहीं है वैसा कुछ। ये सेमाइनल वेसिकल है, इसका काम है, ये सेमाइनल वेसिकल का काम है, याद रखना। सेमाइनल वेसिकल में जब स्पर्म पहुंचेगा तो यहां पर स्पर्म में दो चीज मिक्स हो जाएगा। तो हम देखो यहां तक हो गया ना, अब हम लोग लिखते हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में, ठीक है। देखो यहां पे सेमाइनल वेसिकल, हम सबसे पहले ये वन पेयर होता है, कितना होता है ये होता है बेटा वन पेयर, एक जोड़ा सेमाइनल वेसिकल होगा, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये 60 to 70% सीमेन का भी सिक्रेशन करता है, मतलब स्पर्म में सीमेन को मिलाता है, ये प्रोड्यूस 60 to 70% सीमेन। सीमेन का काम हम बताएंगे आपको क्या होता है, धड़फड़ाना मत। प्रोड्यूस 60 to 70% सीमेन, 60 से 70% सीमेन को ये प्रोड्यूस करता है। अब देखो ध्यान से, इट ऑल्सो सिक्रीट फ्रुक्टोज इन स्पर्म। देखो यहां पे ये दो चीज कर रहा है, पहला सीमेन को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये फ्रुक्टोज को कहां मिला दे रहा है, स्पर्म में। अब देखना ध्यान से, कह रहा है क्या, सीमेन का क्या काम है वो समझो पहले। मान लो ये पेनिस का पार्ट है, सपोज करो बेटा ये ऐसे, तो आप क्या करो ना, एक ग्लास ले लो, ग्लास, और ग्लास से आप पानी को गिराओ। तो ग्लास से जब आप पानी को गिराइएगा तो आप देखिएगा ग्लास में वाटर का ड्रॉप ड्रॉप रह जा रहा है, बूंद 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 रह जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई बंदा यूरिन का यूरिन बाहर निकालता, रिलीज करता है, यूरिन को रिलीज करता है, तो जब ये यूरिन बाहर आएगा तो यहां पर कुछ ड्रॉप ड्रॉप रह जाता है, ठीक है ना। और स्पर्म का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है, वो है वाटर और हाई टेम्परेचर। तो देखो अब जो पीछे से स्पर्म आ रहा है
वो इस वाटर के कारण मर सकता है। इसीलिए स्पर्म से पहले भी क्या आता है, स्पर्म से पहले भी क्या आएगा, तो स्पर्म से बेटा, स्पर्म से पहले आता है सीमेन। कौन आता है, सीमेन। और ये सीमेन इसको लेते हुए बाहर आ जाएगा और तब बाद में क्या आएगा, स्पर्म आएगा। तो सीमेन का काम क्या हो गया, ये एसिडिक पाथ को क्लियर कर देगा। आपको यूरेथ्रा में जो एसिडिक पार्ट उसको क्लियर कर देगा ताकि सीमेन के आने, स्पर्म के आने के बाद उसको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा बात समझना, दूसरा क्या है, ये फ्रुक्टोज भी सिक्रीट कर रहा है। तो एक बात याद रखना, फ्रुक्टोज इज ओनली present in the sperm of male। अब देखो क्या है, यहां से नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये वाला कि फ्रुक्टोज सिर्फ मेल के स्पर्म में पाया जाएगा, फीमेल में फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है। फ्रुक्टोज का काम क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, नीट का क्वेश्चन है ये कि अगर मान लो कि कोई फीमेल है तो उसने मान लो कि उस फीमेल ने कंप्लेन किया कि भाई मेरा रेप हुआ है, मान लो कि किसी फीमेल का रेप होता है, रेप केस आता है, तो आखिर डॉक्टर कैसे पता करेगा कि ये रेप केस सही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले उस फीमेल के वेजाइना से वाटर निकालेगा, उस वाटर को चेक करेगा। अगर उस वाटर में फ्रुक्टोज पाया गया, इसका मतलब कि इसने जो कंप्लेन किया है वो कंप्लेन सही है। तो हमसे अगर हम आपसे नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा कि अगर किसी फीमेल ने ये कंप्लेन किया कि रेप केस हुआ है, तो डॉक्टर कैसे पता करेगा कि इस फीमेल का कहना सही है। तो ऑप्शन में क्या टिक मारेंगे हम लोग, फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज फीमेल में होता नहीं है, ये सिर्फ मेल के स्पर्म में पाया जाता है। और अगर कोई भी सेक्सुअल केस हुआ है तो ऑब्वियसली कि फ्रुक्टोज तो पाया ही जाएगा। तो हम यहां से अपना आंसर का काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, तो हमको यहां से क्या पता चल गया, फ्रुक्टोज पाया गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो एक रहेगा आपको बेटा सेमाइनल या सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड किसका बना होता है, ये बना होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स भी इसमें मिले होते हैं। किसमें, सेमिनल फ्लूइड में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा है, ये आपके एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है 2 से 3 बार कि सेमिनल फ्लूइड किससे मिलकर बना होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से मिलकर बनता है। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल का यहां तक क्लियर हुआ क्या क्या है। अब देखो, अब रहा बात, एक रहा आपका क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। तो ये सेमिनल वेसिकल का था, ये लिख लिया। चलो देखो यहां पे अब क्या है, एक आ गया जैसे क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। एक आ गया बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कितना हो गया, 1, सिंगल होता है ये। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होगा, पेयर में नहीं होगा। लेकिन ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, सीमेन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस 30 to 40% ऑफ सीमेन। ठीक है ना, 30 से 40% क्या प्रोड्यूस करता है, सीमेन प्रोड्यूस करता है। दूसरा बात समझना इसके बारे में, कहता है it also secrete acidic phosphatase और सिट्रिक एसिड इन स्पर्म। ये क्या करेगा, एसिडिक फॉस्फोटेज, बेटा ये फॉस्फोटेज ओ है, फॉस्फोटेज और सिट्रिक एसिड को स्पर्म में मिला देगा और इस दोनों के मदद से स्पर्म एक्टिव हो जाता है। इन स्पर्म एंड स्पर्म बिकम्स एक्टिव, स्पर्म बिकम्स एक्टिव। अब ऐसे समझो, आप पहले आपको मैं ऐसे बताता हूं। देखो क्या है कि जैसे आप यहाँ पे फिगर से समझो बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो ये पेनिस हो गया, आप समझना है ये पेनिस हो गया। अब क्या कहा, मान लो इसके चारों तरफ यहाँ पे, यहाँ पर क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है
और यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? यूरिन को स्टोर करना। और इसी यूरिनरी ब्लैडर के बगल में यहां पर यह प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इधर से स्पर्म आएगा, इधर से क्या आएगा? स्पर्म, और इधर से क्या आएगा? यूरिन। स्पर्म यूरिन दोनों यहां पे मिक्स हो जाएगा। अब देखो, इसी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? ये या तो स्पर्म को आने देगा इधर, या तो यूरिन को आने देगा, दोनों को एक साथ आने नहीं दे सकता। ये फिर से समझना, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो सॉरी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है? ये या तो प्रोस्टेट ग्लैंड या तो ये यूरिन को आने देगा, या तो स्पर्म को आने देगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही है जो बाहर आ पाएगा, दोनों एक साथ बाहर नहीं आएगा। स्पर्म और यूरिन एक साथ बाहर नहीं आ सकता। अगर बाहर आएगा मतलब समझो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है। तो या तो यूरिन, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या किया? पहला काम पता चल गया, ये या तो स्पर्म आने देगा या यूरिन आने देगा। अब कहता है कि अगर मान लो किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया, मान लो ऐसा होता प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया और हमने क्या किया, डॉक्टर ने इस प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल दिया। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या किया बेटा? डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। देखो यहां पे, ये डॉक्टर ने प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल दिया। अब सुनना ध्यान से, प्रोस्टेट ग्लैंड था तो वो या तो यूरिनेशन होने देता था या स्पर्म को आने देता था। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया, कैंसर हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो उसको तो डॉक्टर ने निकाल दिया। अब इस आदमी में ना तो यूरिन का कंट्रोल रह जाएगा, है ना स्पर्म का। मतलब इसके पेनिस के इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। ऐसे केस में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल देते हैं तो इसके पेनिस के इरेक्शन में क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ बात? प्रोस्टेट ग्लैंड का बात पता चला कि नहीं चला? ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं आपको। देखो यहां पे, देखो यहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण या तो यूरिन आएगा या स्पर्म आएगा। अगर किसी कारण से, अगर किसी कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल देते हैं, अगर किसी कारण से बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल देते हैं तो पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा और यूरिनेशन पर से, और यूरिनेशन पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो एक लास्ट टॉपिक बेटा यहां बच गया, क्या? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का ही एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है अब देखो ये क्या करता है? इट सिक्रीट म्यूकस विच लुब्रिकेट ग्लांस पेनिस। ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। ग्लांस पेनिस को चिपचिपा बना देता है। हम लोग कल आपको बताएंगे कि ग्लांस पेनिस क्या होता है ना। ये यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड क्या करता है? ये म्यूकस सिक्रीट करेगा जो लुब्रिकेट, मतलब चिपचिपा करना। लुब्रिकेट मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, जो ग्लांस पेनिस को चिपचिपा कर देता है। एंड मेक्स, सॉरी, एंड मेक स्पर्स एंड मेक सेक्स स्मूथ।
ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो तो ये आपका है ना, तो ये आपका ये पहला वाला हो गया, ये अभी वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये सेकेंड लेक्चर था बेटा। मान के चलो कि कल थर्ड होगा और इसके बाद क्या होगा फिर फोर्थ, तो कल और परसों 2 लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए और प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसी भी तरह का मतलब कमेंट या इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, है ना, कि आप अपने सबको फ्रेंड समझो, अपना ब्रदर सिस्टर समझो, और आपको मैंने ग्रुप पढ़ने के लिए बनाया। आप कभी भी ये गलत तरीका है, अगर पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है कि आप किसी भी गर्ल्स को मैसेज कर रहे हो, है ना, उसके भाई उसके फैमिली परेशान होते हैं, उनको भी बुरा लगता है क्योंकि सब लोग तो पढ़ने के लिए जुड़ा है। इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करें, अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो ग्रुप से हटाना पड़ेगा, बुरा लगेगा ये, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।